Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Today we are going to take lecture number 11 of chapter number 2, which is System Development Life Cycle. Students, आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की डिस्कशन करनी है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ब्लैंक है स्टूडेंट्स, द रिक्वायरमेंट्स विच डिफाइन द फंक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आर कॉल्ड। वो रिक्वायरमेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के फंक्शन को बताती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो स्टूडेंट्स हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम की। हमारा सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है, all the activities that make a software system available for use is known as software। वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बना दिया जाता है और वो यूज़ के लिए रेडी होता है? तो वो फेज़ जो है हमारा, उसे डिप्लॉयमेंट फेज़ कहा जाता है या इम्प्लीमेंटेशन। ये वो फेज़ होता है स्टूडेंट्स जिसमें सॉफ्टवेयर रेडी होता है डिप्लॉय करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए उस कस्टमर की इन्वायरमेंट में जिसके लिए वो बनाया गया है। हमारा थर्ड ब्लैंक है, द पर्सन हु इज़ फेमिलियर विद अ वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नोन एज। वो कौन सा पर्सन होता है जिसको बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर का नॉलेज होता है? तो ये जो हैं ये सिस्टम एनालिस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, सिस्टम एनालिस्ट वो पर्सन होता है जिसे इन तमाम चीज़ों का नॉलेज होता है। हमारा जो फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक है, अ सॉफ्टवेयर टेस्टर इज़ बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बेसिकली क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है। हमने कंप्यूटर प्रोग्रामर की डिस्कशन में भी जो है इस चीज़ पे बात की थी। हमने टेस्टर की फर्स्ट पैराग्राफ को जब हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ टेस्टर, हमने बात की थी टेस्टर एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, और प्रोग्रामर वो पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को राइट करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वो है फिलिंग द ब्लैंक, वो है अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ। प्रोजेक्ट मैनेजर वो पर्सन होता है जो किस फील्ड में प्रोफेशनल होता है? तो इसमें हमारा जो है वो आंसर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट होता है स्टूडेंट, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो एजुकेशन की होती है, उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस लिया होता है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज किया होता है, इसीलिए उनके पास इसका एक्सपीरियंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स को कवर कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़। सिस्टम डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है? तो हमें फर्स्ट स्टेप का नाम बताना है। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। अल्फ़ा है एनालिसिस, बीटा है डिज़ाइन, चार्ली है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेल्टा है डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट वो स्टेप होता है जिसमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। हमारा सेकंड MCQ है, द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस और सेट ऑफ स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलो टू डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नोन एज। वो कौन सा ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है या स्टेप्स का वो सेट होता है जिसको फॉलो किया जाता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए? तो स्टूडेंट्स, आपको पता है चैप्टर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि हम ये चैप्टर क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका बेसिक पर्पस। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन 4 चॉइसेस में से करेक्ट चॉइस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे अल्फ़ा चॉइस है एनालिटिकल साइकिल, सेकंड है डिज़ाइन साइकिल, सी हम चार्ली है हमारी प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, और डेल्टा है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC जो है ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ का जिसको यूज़ करते हुए हम लोग एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है वो हम आसानी से बना सकते हैं। हमारा थर्ड MCQ है स्टूडेंट, enhancement, upgradation and bugs fixation are done
ड्यूरिंग द डैश स्टेप इन द SDLC। कौन से फेज़ में ये तीनों जो हैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है? इन्हांसमेंट, अपग्रेडेशन एंड बग्स। स्टूडेंट्स हमें 4 चॉइसेस गिवन हैं। अल्फ़ा है मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन, डेल्टा है बीटा है हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, चार्ली है डिज़ाइन, डेल्टा है डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट्स इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अल्फ़ा मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन। मेंटेनेंस एंड एवोल्यूशन में ही जो है वो इन्हांसमेंट भी की जाती है, अपग्रेडेशन भी की जाती है और मॉडिफिकेशन या बग्स को भी रिमूव किया जाता है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो 4th नंबर MCQ है उसमें पूछा जा रहा है द डैश डिटरमिन्स वेदर द प्रोजेक्ट शुड गो फॉरवर्ड। किस फेज़ में हमें पता चलता है कि प्रोजेक्ट जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम उसे आगे लेके जा सकते हैं? तो हमारी 4 चॉइसेस हैं। अल्फ़ा है फिजिबिलिटी, बीटा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, चार्ली है सिस्टम एवोल्यूशन, डेल्टा है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा फिजिबिलिटी फेज़। नेक्स्ट हमारा जो 5th नंबर MCQ है डियर स्टूडेंट्स वो है डैश स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ द SDLC talking with end users, gathering requirements, documenting systems and proposing solutions। वो कौन सा पर्सन होता है जो कि ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जो अभी हमने सारे डिस्कस की हैं। तो इसमें हमें 4 चॉइसेस दी गई हैं। अल्फ़ा है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट मैनेजर, बीटा है सिस्टम एनालिस्ट, चार्ली है नेटवर्क इंजीनियर और डेल्टा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है वो करेक्ट चॉइस है, करेक्ट ऑप्शन है बीटा सिस्टम एनालिस्ट। हमारे जो स्टूडेंट 6 नंबर MCQ है उसमें हमसे पूछा जा रहा है द एंटिटीज हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन आर नोन एज। वो कौन सी एंटिटीज़ होती हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं और उनके पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर? तो हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। अल्फ़ा है स्टेक होल्डर्स, बीटा है स्टेक सुपरवाइज़र, चार्ली है स्टेक ऑनर्स और डेल्टा है हमारा नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्टेक होल्डर्स। जो हमारा लास्ट MCQ है डियर स्टूडेंट्स उसमें हमसे पूछा जा रहा है सिस्टम मेंटेनेंस इज़ परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू। सिस्टम मेंटेनेंस जो है वो किस चीज़ के रिस्पॉन्स में परफॉर्म की जाती है? इसमें भी हमें 4 चॉइसेस दी गई हैं। अल्फ़ा चॉइस है बिजनेस चेंजेस, बीटा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चेंजेस, चार्ली है यूज़र रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फीचर्स और डेल्टा है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तमाम चीज़ों का जब रिस्पॉन्स आता है उस टाइम जो है फिर सिस्टम मेंटेनेंस जो है वो परफॉर्म की जाती है। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो हैं वो ट्रू एंड फॉल्स की डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में वो है अ स्टेक होल्डर इज़ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट। तो अंडरस्टूड सी बात है, हमने ये बात स्टेक होल्डर्स की उसमें भी की थी, तो ऑफ कोर्स ये ट्रू है। हमारा जो सेकंड ट्रू एंड फॉल्स में है सिस्टम मेंटेनेंस इज़ परफॉर्म्ड टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोपोज सिस्टम। भाई अभी हमने ऊपर भी बात की MCQs में कि सिस्टम मेंटेनेंस तो उस टाइम होती है जब बिजनेस रिक्वायरमेंट में चेंजेस आती है और साइड बाय साइड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चेंजेस आती है, उस टाइम जो है सिस्टम मेंटेनेंस की नीड होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी डेफिनेटली वो उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो इसलिए ये फॉल्स है। हमारे जो थर्ड ट्रू एंड फॉल्स में है द हाउ व्हेन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द प्लानिंग फेज ऑफ SDLC। हमें ये बताना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो प्लानिंग फेज में आंसर किया जाता है। तो क्या ये यही वाले क्वेश्चन होते हैं हाउ, व्हेन एंड व्हाट, कब और क्या, इस तरह के क्वेश्चंस में किस फेज में आंसर किए जाते हैं? तो ये हमारा ट्रू है, जी हाँ, प्लानिंग फेज में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। हमारा जो फोर्थ वो है द 3 आर्किटेक्चर्स एल्गोरिथम सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट आर यूज्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ SDLC। स्टूडेंट्स आपको याद है हमने डिज़ाइन का टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने 3 डिज़ाइन आर्किटेक्चर की बात की थी। तो ये तो डिज़ाइन फेज़ में आती है ना, जबकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। हमारे जो लास्ट डेयर स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है
ईच फेज ऑफ SDLC इज accomplished एज अ डिस्क्रीट सेपरेट स्टेप। यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हर फेज़ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अंडरस्टूड सी बात है। तो ये हमारा जो है ये वाला भी ट्रू है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा रहा है, डिफाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमें SDLC को डिफाइन करना है। व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने इसकी डिस्कशन की भी थी। चलें यहाँ पे जो है हम इसकी कुछ डिस्कशन करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज्ड रिकॉल करने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से, जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट में किए थे। स्टूडेंट्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम एक क्रिएट करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर। यानी ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ये जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है वो नेसेसरी स्टेप्स जिनको हम यूज़ करते हैं किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो हैं SDLC के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर के स्टार्ट में इसको डिस्कस भी किया था। तो चलें यहाँ हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करते हैं, रिकॉल करते हैं, ताकि वो हमें बेहतर तरीके से और भी समझ आ जाए। तो जो SDLC के ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में हम SDLC को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम SDLC के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो एट दी एंड जो सॉफ्टवेयर बनता है वो क्वालिटी का होता है और वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट से मीट करता होता है। हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स कि हम जो हैं वो जब SDLC को फॉलो करते हैं तो जो SDLC के अप्रोच को जो हम फॉलो करते हैं तो इसमें जो है हम नॉर्मली डिलीवर करते हैं इनएक्सपेंसिव और कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर जो कि आसानी के साथ मेंटेन भी हो सकता है। हमारा जो फोर्थ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिलीवरेबल्स। हमारे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स वो ये है कि हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक प्रॉपर लेवल की मैनेजमेंट अथॉरिटी, ताकि हम लोग डायरेक्ट करें, हम कोऑर्डिनेशन करें, हम कंट्रोल करें, हम रिव्यू करें और अप्रूव करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ हैं एक प्रोजेक्ट में। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें ये बताया जाता है कि SDLC जो है ये मेक श्योर करता है कि जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगी वो अकाउंटेबिलिटी होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें हमें यह बताया जा रहा है कि SDLC में जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके थ्रू क्या हो सकता है, एक नया सिस्टम जो है वो फिर डेवलप्ड होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने SDLC के जो है वो उस पर बात की, डेफिनेशन पे बात की और उनके ऑब्जेक्टिव्स पे बात की। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है। वेयर एग्जैक्टली द टेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिगिनस इन SDLC। और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो चलें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। सिस्टम जो है एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, ये एक वर्ड ग्रीक वर्ड सिस्टमा से ड्राइव किया गया है विच मीन्स पुट समथिंग टुगेदर, यानी चीज़ों को इकट्ठा रखना, ये सिस्टम का मतलब है। तो हमारे पास जो है फिर सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एक सिस्टम जो है हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास एक सेट होता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का, और वो कंपोनेंट्स जो हैं उनको टुगेदर किया जाता है ताकि हम किसी वो कर सकें, सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास सिस्टम जो हैं, कुछ सिस्टम्स हमारे पास स्टूडेंट्स नॉर्मल होते हैं, कुछ जो हैं वो मैन मेड होते हैं और कुछ जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। यानी कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं, मैंस बनाते हैं, और कुछ जो हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कोडिंग के बाद स्टार्ट होती है।
इसका मतलब ये होता है जब एक कंप्यूटर प्रोग्रामर किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी कोडिंग कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर ही बेसिकली टेस्टर होता है। वो क्या करता है, अपने प्रोग्राम के डिफरेंट मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करता है कि क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स जो इंडिविजुअल जो हैं वो वर्किंग ठीक कर रहे हैं, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं जिस फंक्शनैलिटी के लिए वो मॉड्यूल्स लिखे गए, यानी उनका कोड जब हम रन करें तो उससे हमें वही इनपुट जब हम दें हमें वही आउटपुट मिले जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या किया जाता है, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को भी टेस्ट किया जाता है, और जब इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है इसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। आपको याद है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट टेस्टिंग की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखी थी। फिर क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स के पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट किया जाता है। तो जब एज अ होल टेस्ट किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टेस्टिंग के चैप्टर में ऑलरेडी इस चीज़ पर भी बात की थी कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, वाई सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों ज़रूरी है। देखें स्टूडेंट्स, मेरे ख़्याल में इसका आंसर तो हमें ऑन द स्पॉट मिल जाता है कि जब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अप्रोच को यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास स्टेप्स की एक सीरीज़ होती है जिसको फॉलो करके हम लोग एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर ऑन टाइम विद इन द बजट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट्स के वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है हम अचीव करते हैं और हम डिलीवर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब हम ये भी देखते हैं कि SDLC के अंदर जो है और क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, तो हम इसकी ज़रा इम्पोर्टेंस पे भी बात कर लेते हैं कि SDLC में ब्रेक किया जाता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम को नंबर ऑफ स्टेप्स में, जिनको फेजेस कहा जाता है, और फिर हर फेज़ में जो है वो हमारे पास कोई टीम मेंबर्स होते हैं, वो अपने अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। SDLC जो है ये आसान बनाती है एक चीज़ प्रोग्रामर्स के लिए कि प्रोग्रामर जो हैं हर फेज़ पे कॉन्करेंटली अपनी वर्किंग करें। और स्टूडेंट्स, SDLC जो है ये हमें एक रफ़ टाइम एस्टीमेट की भी फैसिलिटी देती है कि हम एक रफ़ टाइम एस्टीमेट लगा सकते हैं कि कब जो है सॉफ्टवेयर यूज़ के लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, SDLC में जो है हम डिलीवर करते हैं क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। अदर देन इसके स्टूडेंट्स ये भी है कि SDLC जो है सिर्फ ये नहीं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, टेस्टर या डिज़ाइनर की हेल्प करती है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी हेल्प करती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को फॉलो करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो विद इन द टाइम बजट बेटर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिस्कशन थी ये हमने की सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इम्पोर्टेंस पे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स, ऐसे तो हमने फुल चैप्टर को इस पर डिस्कस किए, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं हमें मस्ट याद रखने हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस है। चाहे ये पॉइंट्स आप फेज वाइज भी याद रख सकते हैं, या इनको आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स बेटर ये है कि इन्हें आप पॉइंट्स की फॉर्म लिखें ताकि हर फेज से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप इसकी इंपॉर्टेंस में राइट डाउन कर सकें। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये पूछा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी होती हैं, और ये भी हमें बताना होता है कि स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं। स्टेक होल्डर के बारे में भी बताएं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताएं। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कशन भी की थी कि स्टेक होल्डर्स हमारे पास कस्टमर्स भी होते हैं, यूज़र के ग्रुप भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं, डेवलपमेंट टीम भी होती है और टेस्टर भी होता है। इन सब लोगों को स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट, स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, फॉर एग्जांपल टाइम, मनी, कंप्यूटर इक्विपमेंट, जब जिस टीम को नीड है उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके अलावा स्टूडेंट, स्टेक होल्डर जो हैं वो डेवलपर्स को इन्फॉर्म करते हैं उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के बारे में। स्टेक होल्डर जो हैं वो टाइमली डिसीजंस भी लेते रहते हैं। स्टेक होल्डर जो हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किस चीज़ में स्पेंड करते हैं कि वो लोग रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, और साइड बाय साइड वो कांटेक्ट में रहते हैं कस्टमर से भी और डेवलपर से भी
क्या डेवलपर को कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहा है, उसकी कोडिंग उसके मुताबिक कर रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट जो हैं, स्टेक होल्डर जो हैं, उसमें ये भी हमें पता चलता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्पेसिफिक हैं और प्रिसाइज होंगी। यानी स्टेक होल्डर्स की ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जिनको उन्होंने पूरा करना होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे टर्म सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है और हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताना पड़ता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है उन फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ की जो कि एक टारगेट सिस्टम से हम अचीव करना चाह रहे होते हैं। डे स्टूडेंट्स, हमारी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक सिस्टम ने या एक सॉफ्टवेयर सिस्टम ने परफॉर्म करनी होती हैं। इसमें हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो ये चीज़ भी आ जाती है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास आती है इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, इसमें हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आती हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स आती हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पे हम लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के टॉपिक में विद डिटेल, विद एग्जांपल, अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल हमने इसमें डिस्कशन की थी। यहाँ पे जस्ट विद इन द क्वेश्चन जो है इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो फ्रेश हो जाएं और हम बेटरली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो यूज़ होती हैं स्पेसिफाई करने के लिए उस क्राइटेरिया को जिससे हम जो है जज कर सकते हैं उस ऑपरेशन को जो कि एक सिस्टम परफॉर्म करता है। ऐसे रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जो हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में फॉर एग्जांपल ये भी आते हैं, जैसे हम कहते हैं एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, या हमारे पास बैकअप और रिकवरी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो एक फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने एक एल्गोरिथम हमें बताया गया है कि उस एल्गोरिथम को सामने रखते हुए हमने एक फ़्लो चार्ट बनाना है। आपको याद है मैंने आपको कहा था एल्गोरिथम जो है ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप जो है एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, लेकिन एल्गोरिथम में जो स्टेप्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक एल्गोरिथम दिया गया है जिसमें लिखा है सम इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 5 एंड x इज़ इक्वल टू 1। ये 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं। सम को वैल्यू 0 असाइन की गई, n को 5, x इज़ इक्वल टू 1। फिर एक वाइल लूप लगा हुआ है। वाइल लूप में जो है हमसे कहा जा रहा है कि जब तक x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी लेन से तो हम वाइल की बॉडी में आ जाएंगे। हर सम की x की वैल्यू को जो है सम के साथ ऐड किया जाएगा, रिजल्ट सम में स्टोर होगा। फिर x को जो है एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर वाइल लूप एंड हो गए और फिर जो सम है उसे प्रिंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने ये भी बताया था और हमने ये डिस्कस भी किया था कि हमारा जो फ्लो चार्ट होता है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक पिक्टोरियल फॉर्म होती है एल्गोरिथम की, और उसमें हम डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करके जो है वो एल्गोरिथम बनाते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए एक ओवल शेप सिंबल होता है। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास पैरेललोग्राम सिंबल होता है, हमारे पास रेक्टेंगल सिंबल होता है, फिर हमारे पास डिसीजन सिंबल होता है। तो हम उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके इसके फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट में हमारे पास जो है वो फ्लो चार्ट सिंबल है। फिर जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो है हमने 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया है। फिर हमारे पास डिसीजन सिंबल है, डिसीजन सिंबल में हम कंडीशन चेक करें जब तक x की वैल्यू लेस देन है, ये इक्वल टू है n के, तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, नीचे देखें आपका क्या हो रहा है, जब तक उसकी वैल्यू देन इक्वल टू है उससे, तो यहाँ पे क्या होगा, x की हर वैल्यू को सम के साथ ऐड किया जाएगा, सम में सेव किया जाएगा, और फिर x की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी उसमें 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा, और फिर उसको एट द एंड सम को प्रिंट कर दिया जाएगा। और फिर ये जो है एल्गोरिथम जो है वो स्टूडेंट्स लास्ट में एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, और उसके लिए फिर हमने फ्लो चार्ट में एक सिंबल यूज़ किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट में जो स्टार्ट और स्टॉप एक ही सिंबल होते हैं, और फ्लो चार्ट में जो स्टॉप में आप देख रहे हैं कि एंड में एक ओवल शेप सिंबल है जो कि बता रहा है कि यहाँ फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो चुका है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि फ़्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप सिंबल्स जो हैं वो एक ही होते हैं। मिड में आप जितने डिसीजन सिंबल यूज़ करना चाहें
अपने उस एल्गोरिथम के लिए, ये एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का एल्गोरिथम किस प्रॉब्लम के लिए आपने लिखा है उसके लिए बना रहे हैं। आप जो है प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ करना चाहें, आप इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल यूज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया। हमने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्कशन की। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए इनके फेजेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक की डिस्कशन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।